जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखना। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोला जाता है या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जिसका जो आकार होता है मटर के दाना जैसा। कैसा? मटर के दाना जैसा इसका आकार होता है। और याद रखना पीयूष ग्रंथि के बारे में ये सब। और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा TSH। कौन? टी एस TSH। TSH हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। TSH याद रखना। तो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन 2002 में BPSC के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसके अलावा बता दूं कि थायराइड ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। और थायराइड ग्रंथि जो है कहाँ से स्थित रहता है। तो यहाँ पे गला जानते हैं, वहाँ पे गला में थायराइड ग्रंथि स्थित रहता है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी क्या रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी रहती है उस पौधे में। कीटभक्षी पौधे जिसमें उगते हैं जिस मृदा में, उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। और याद रखना है नाइट्रोजन सबसे बड़ा जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 78%। और नाइट्रोजन ही दलहनी पौधे में वायुमंडल से स्थिरीकरण करते हैं जीवाणुओं। नाइट्रोजनों को ही दलहनी पौधे में, ये भी बात याद रखना। और कीटभाची पौधे जहाँ उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहती है। कीटभाची पौधा जो है एक परजीवी पौधा का उदाहरण होता है, ये भी याद रखना। कीटभाची पौधों को परजीवी पौधा कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन की कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न में से मुख्यतः किसको प्रभावित करती है। तो याद रखना रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है। 6 नंबर यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो रक्त में कौन सा जो वायु, यहाँ पे शॉर्ट भाव में हम समझा देते हैं। एक मान लिया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वायु प्रदूषक है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषक इनमें कौन सी ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से रक्त में घुल जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में घुलने की क्षमता रखता है, रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, याद रखना। और ऑक्सीजन को बोला जाता है यहाँ पर O2 जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का वाहक बोला जाता है, ये भी बात याद रखना। तो राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 6 का ऑप्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा रक्त में शीघ्रता से घुल जाता है। 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो होती है लगभग 13 किलोमीटर। कितना? 13 किलोमीटर जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। कितना? 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। 8वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सप्ताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन नहीं सही नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि सह, यहाँ पे देखिए यह जो है यहाँ पे यह होगा, यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह मध्य मंडल के ऊपर ठीक होती है, नहीं है, ये बात गलत है।
यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, बात सही है। 18 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, बात सही है। यह परत बादलों के लगभग मुक्त होती है। यह परत जो है बादलों से लगभग मुक्त होती है, इसी कारण से सप्ताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। तो यह इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे पहल बी, सी और डी तीनों कथन सही है। इसका लगभग ऊंचाई 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यह ओजोन गैस की परत होती है, यह बादलों के लगभग मुक्त होती है। तो ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन होगा, यह मध्यमंडल के ठीक ठीक ऊपर स्थित नहीं है। इनमें कथन आठवां का ये सही है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो है वायुमंडल के किस परत में जो है जल जाते हैं उल्का पिंड? तो याद रखना किस मंडल में जल जाते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? मध्य मंडल में। कौन सा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य मंडल में जो है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में वायुमंडल की किस परत में जलते हैं? तो मध्य मंडल में। मध्य मंडल जो है पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर तक ऊंचाई में फैला हुआ। कितने? तो पृथ्वी से लेकर 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है मध्य मंडल। और उसमें उन्माद मंडल में ही उल्का पिंड क्यों जलते हैं? तो इस ऐसे आप लोग की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में जलते हैं। क्यों जल जाते हैं? तो याद रखना कि मध्य मंडल में जो है पर्याप्त मात्रा में गैस होती है, और जो उल्का पिंड जब आती है तो उसमें घर्षण पैदा होती है, घर्षण के कारण ही आग लग जाती है। इसी कारण से मध्य मंडल में उल्का पिंड जल जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो पृथ्वी से लेकर पृथ्वी से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? तो 21%। याद रखना यह भार के हिसाब से 21% है। अगर आयतन के हिसाब से बोला जाएगा तो 23%। कितना? 23%। आयतन के हिसाब से 23%, भार के हिसाब से 21%। और ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा जा रहा है कि वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? तो वातावरण की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? तो आयन मंडल। कौन? आयन मंडल, जो इसे आयनोस्फेयर बोलते हैं, आयनोस्फेयर जिसे बोलते हैं, वो आयन मंडल ही रेडियो तरंगों को परिवर्तित करते हैं, जिसे आयनोस्फेयर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र राज्य में किस उत्सव को नव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ये हो गया जीके का क्वेश्चन है, दो चार को सेट हो गया है। तो महाराष्ट्र राज्य में किस उत्सव को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा उत्सव जो है महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहू किस राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो बिहू किस राज्य में? बिहू याद रखना, बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? आसाम में। आसाम में मनाया जाता है बिहू पर्व। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आसाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ पे देखिएगा, 14 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो निम्न में कौन सा विटामिन जो जल में विलय है? तो देखना यहाँ पे जल विलय विटामिन यहाँ पे पूछा जा रहा है। बी कॉम्प्लेक्स सी। देखो विटामिन का खोज किसने किया, सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा विटामिन जल में विलय है। तो सबसे पहले बता दें विटामिन का खोज फ्रैंक ने किया था। और विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ हो जो जैसे विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में हमारे वृद्धि विकास के लिए आवश्यकता होती है। याद रखना, तो विटामिन का खोज फ्रैंक ने किया था। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जल विलेय विटामिन, वासा विलेय विटामिन। जल विलेय विटामिन कौन है? बी कॉम्प्लेक्स सी। और वासा विलेय विटामिन विटामिन ए और डी और ई के। विटामिन ए और डी और ई और के। वासा विलेय विटामिन है कौन कौन? विटामिन ए, डी, ई और के। और वासा विलेय विटामिन कौन कौन से है? विटामिन ए, डी, ई और के वासा विलेय विटामिन है ये सब। और जल विलेय विटामिन है विटामिन बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स सी। तो राइट ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी जो है जल में विलेय है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, याद रखने भी।
अब विटामिन सी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? सेब और संतरा में पाया जाता है विटामिन सी, ये भी याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 15 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किससे दिया जाता है? तो न्यूट्रॉन का खोज का श्रेय किससे दिया जाता है? तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, यहाँ पे समझाने का ट्रिक से यहाँ पे याद रखना, इसको बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किससे दिया जाता है? मान लिया जाए यहाँ पे बच्चे थे तीन बचे थे और ईंटा का ढेर लगा हुआ था। उस ईंटे के ढेर में से 3 ईंटा निकाल लिए और उन तीनों बच्चों ने ईंटा पर नाचने लगे। क्या नाचने लगे? ईंटा पर नाचने लगे। कहाँ नाचे? ईंटा पर। ईंटा पर नाचे, तीनों बच्चे कहाँ नाचने लगे? ईंटा पर नाचने लगे। और उस ईंटे में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलने लगे। तीनों ईंटे में से कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलने लगे। याद रखना है इतना, ये इमेज बन रहा होगा आप लोगों के दिमाग में। तो देखिए, ई से बना इलेक्ट्रॉन, ई से बना क्या? इलेक्ट्रॉन। और टा से बना टॉमसन, टा से क्या बना? टॉमसन। तो देखिएगा, टा से बना टॉमसन, ई से बना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज टॉमसन ने किया था। पा से क्या बना? पा से बना प्रोटॉन, पा से क्या बना? प्रोटॉन। याद रखना, पा से बना प्रोटॉन और रा से बना क्या? रदरफोर्ड। पा से बना प्रोटॉन और रा से बना रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज की थी। और उसके बना नाच, ना से बना न्यूट्रॉन। क्या बना? ना से बना न्यूट्रॉन। और चा से बना जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ये सब ट्रिक याद रखना। और रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के नाभिक का भी खोज किए थे। तो परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन को खोज का श्रेय किसने दिया जाता है? तो जेम्स चैडविक को दिया जाता है। ईटा पर नाच, यहाँ पे ये ट्रिक याद रखना है। ईटा का मतलब इलेक्ट्रॉन और टा का मतलब टॉमसन, पा का मतलब प्रोटॉन, रा का मतलब रदरफोर्ड, ना का मतलब न्यूट्रॉन, चा का मतलब जेम्स चैडविक। ये सब बातें याद रखना। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। 16 नंबर पूछा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर बनाते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर बनाता है, तो यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है। ये कथन सही नहीं है। लेकिन ये कथन सही है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये बात सभी का पता है। उसके बाद ये बताए थे कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, बात सही है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। एक परमाणु लगभग संपूर्ण द्रव्यमान के नाभिक में होता है। तो एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है, ये बात सही है। लेकिन जो यहाँ पे पहला कथन जो है गलत है कि नाभिक का आकार परमाणु का आकार की तुलना में ज्यादा होता है, गलत है कथन है, बताए थे। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सापेक्ष आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सापेक्ष आवेश कितना होता है? तो याद रखना, +1 से और 0, +1 और 0। यहाँ पे तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन याद रखना, +1 और 0। यहाँ पे +1 होता और 0, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सापेक्ष आवेश कितना होता था? +1 और 0। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, +1 और 0 है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद 19 नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? यहाँ पे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती विटामिन से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो विटामिन से हमें मिलता क्या है तब? तो विटामिन से हमें मिलता क्या है? तो विटामिन से हमें जो मिलता है, क्या मिलता है? तो विटामिन जो है एक प्रकार का
हमारे शरीर में वृद्धि विकास के लिए आवश्यकता होती है विटामिन की। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन जो है हमारी कोशिकाओं को मरम्मत करती है और हमारी उम्र को छिपाने में मदद करती है। विटामिन विटामिन जो है हमारी उम्र को छिपाने में मदद करती है और नई कोशिकाओं को हमारी कोशिकाओं को मरम्मत करने में कोशिकाओं को जन्म देती है या मरम्मत करती है हमारी कोशिकाओं को। विटामिन सी विटामिन से ये मदद करती है। विटामिन से हमें ये सब प्राप्त होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। तो रतौंधी का मुख्य कारण जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जेरोथैल्मिया, याद रखना जेरोथैल्मिया। जेरोथैल्मिया विटामिन ए की कमी से रतौंधी का मुख्य कारण है। विटामिन ए का मुख्य कारण क्या है, तो रतौंधी का मुख्य कारण है विटामिन ए, जिसे जेरोथैल्मिया या रतौंधी रोग बोलते हैं। रतौंधी है क्या, तो रतौंधी जो है अचानक बैठे हुए व्यक्ति जब खड़ा होता है तो उसकी आंख तरनहार मारने लगता है, वो भी वही रतौंधी उसे बोला जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 21 नंबर है कि विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में गाजर से पाया जाता है विटामिन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। पालक से जो है दूसरा अम्ल विटामिन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखना कि निम्न में से किस विटामिन को कोबाल्ट होता है। तो निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में। याद रखना विटामिन B12 में, या अर्थात विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में ही कोबाल्ट होता है। और विटामिन B12 की कमी से ही हीमोग्लोबिन में रक्त विटामिन B12 की कमी से अरक्ता रोग होता है मानव शरीर में, ये भी बात याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है, बात याद रखना। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो मैं बता दिया हूँ कि विटामिन का खोज फ्रैंक ने किए थे। और विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारी शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यकता होती है। जो विटामिन ही हमारी उम्र को छिपाने में मदद करती है। विटामिन कोशिकाओं को मरम्मत करती है, नई कोशिकाओं को मरम्मत करती है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या है, याद रखना। विटामिन विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है सिर्फ। तो विटामिन का रासायनिक नाम है यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन किसमें, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें कौन विटामिन का रासायनिक नाम है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये भी बात याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की हवाई जहाज पराया उड़ते हैं। तो हवाई जहाज पराया कहाँ उड़ते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सप्ताप मंडल में हवाई जहाज पराया उड़ते हैं। सप्ताप मंडल में ही हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं, तो याद रखना कि सप्ताप मंडल में हवाई जहाज इसीलिए उड़ते हैं क्योंकि उसमें हवाएं नहीं चलती है, बादल नहीं रहते हैं, और वहाँ पे शांत वातावरण के कारण ही सप्ताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। यह बात याद रखना। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परतों को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परतों को हम वायुमंडल बोलते हैं। क्या, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परतों को बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक वजन कहाँ पर केंद्रित है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक वजन कहाँ पे केंद्रित है, तो याद रखना यहाँ पे क्षोभ मंडल में। कहाँ, क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में सबसे अधिक वजन कहाँ पे केंद्रित है, तो क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसके बाद कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस के इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है।
तो इनमें कौन सी गैस ग्रीन हेड की इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस के इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भूकंपीय न ग्रीन हाउस का प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्रीन हाउस का प्रभाव जो भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस का। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट